तो देखिए बच्चों, अब जो सेक्शन रिलेटिव इन टू डायमेंशन में, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन हम कर रहे हैं, वो सेक्शन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इस पे कैसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पहले आप इस बात को समझें, थोड़े से हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों क्या होता है कि जैसे आपके ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है, टू डायमेंशन है, तो प्लेन में दो एक्सिस होंगी, या तो आपको पता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक पार्टिकल ए है जो नीचे की तरफ आ रहा है। तो वो नीचे की तरफ कितनी रफ्तार से आ रहा है, लेट्स सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। और एक पार्टिकल बी है जो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, वो कितने से आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, ये जो स्थिति है ये ग्राउंड फ्रेम में स्थिति है। ये कंप्लीट जो चीज है ये बच्चों ग्राउंड फ्रेम में है ना। अब जब हम फ्रेम बदलते हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ रिलेटिव इन 1D में, कि जब हम फ्रेम चेंज करते हैं तो मोशन में लुक डिफरेंट। यहाँ पे आपको ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट पे आता हुआ दिखाई, लेफ्ट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है ग्राउंड फ्रेम में। लेकिन अगर हम किसी पर बैठ जाते हैं तो वो चीज रेस्ट पे आ जाती है। ये आपको पता है बच्चों, है ना? बोलिए, पता है कि नहीं? तो अगर हम यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम में इनकी वेलोसिटी लिखें, तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए कैन बी रिटन एज -2 j कैप। देखो, -2 j कैप क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है, और नीचे की डायरेक्शन जो है वो जे से, मतलब वाई एक्सिस में -j से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी बोल सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी जो है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, देखो आप, वो हो जाएगा -2 i कैप। देखो, -2 i कैप। तो ये ग्राउंड फ्रेम में स्थितियां हैं। लेकिन अगर आप किसी फ्रेम में चले जाओ, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई इस पूरी सिचुएशन को आप अब बी के फ्रेम से देखो, बी फ्रेम, तो जैसे बी के फ्रेम में देखोगे तो ये पूरी स्थिति आपकी चेंज हो जाएगी। अब आप ऐसा सोचो कि आप बी पर बैठ गए हो, आत्मा बनकर बी में घुस गए हो, तो फिर आपको एक ऐसा दिखाई देगा। आत्मा बनकर किस पे बैठ गए हो बच्चों, किस में घुस गए हो, बी में। तो फिर आपको ए का मोशन कैसा दिखाई देगा? अब ये मोशन इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि जब आप आत्मा बनकर बी पे बैठ गए तो जिस चीज पे बैठ जाते हो वो रेस्ट पे आ जाता है। ये मैंने आपको बताया। फिर आपको ए की वेलोसिटी देखनी पड़ेगी किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यही फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूला तो होता है रिलेटिव मोशन में। हालांकि सवाल आप देख पा रहे हैं कि कितने ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देखो तो वी ए की वैल्यू जो है वो है -2 j कैप, और वी की जो वेलोसिटी है वो है -2 i कैप। लेकिन माइनस एक और है, तो माइनस माइनस प्लस 2 i कैप। अब इस चीज को जब आप यहाँ पे बनाओगे, ड्रॉ करोगे, तो देखो 2 i कैप है, ये आई कैप है ना, 2 i कैप है। तो 2 i कैप का मतलब 2 की डायरेक्शन ऐसी है, आई की डायरेक्शन है। और जो -2 j कैप है, मतलब 2 की डायरेक्शन ये है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बी के रेस्पेक्ट में, बी जब रेस्ट पर है, तो जो ए वाला पार्टिकल है वो कुछ ऐसे चलता हुआ नजर आ रहा है। देखो, इनका जो रिजल्टेंट होगा वही तो वी ए है ना, वो स्पीड होगी ना। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी को तो ये ऐसे आते हुए दिखाई देगा कि वो उसकी तरफ आ रहा है, बी की तरफ आ रहा है ए जो है। तो देखो, बी के फ्रेम में इंटायरली डिफरेंट मोशन है। यहाँ पे वो इंक्लाइन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और एंगल भी आप निकाल सकते हो 45 डिग्री, क्योंकि 2 है तो बराबर है ना दोनों कॉम्पोनेंट। तो कितने एंगल पे आ रहा है बच्चों, 45 डिग्री है ना। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बी के फ्रेम में आपको चीजें अलग दिखाई देती हैं। तो अब हम जब बनाएंगे क्वेश्चन में, इस टाइप के सिचुएशंस बनाएंगे, किसी के फ्रेम में बैठ जाएंगे, तो वहां पे मोशन आपको डिफरेंट दिखाई देगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा होता है। अच्छा, इसी चीज को अगर आप ए के फ्रेम में बनाते हैं, अच्छा, इसको जल्दी सॉल्व करने का बच्चों तरीका क्या है? मैं तो आपको बोलता हूँ, ये आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप ये डायरेक्ट डायग्रामेटिकली बना सकते थे। देखो कैसे, अगर ये पॉइंट ए है, तो मुझे करना क्या था कि जब मैं बी के फ्रेम में बैठ गया, मैं आपको बता चुका हूं रिलेटिव इन 1D में, कि आप जिसके फ्रेम में बैठ जाते हो ना, उसकी रफ्तार को उल्टा करके जिसको देख रहे हो उसको दे देना चाहिए। तो यहाँ पे बी पर बैठकर हम किसको देख रहे हैं बच्चों, ए को। तो ए की खुद की वेलोसिटी तो नीचे की तरफ है, वो तो रहेगी। अब बी की वेलोसिटी लेफ्ट में थी, तो इसको उल्टा करो, तो ये राइट में करो, और राइट में करके उल्टा करके ए को दे दो। तो बी रेस्ट पे हो गया, ए को दे दिया। देखो, ये डायरेक्ट सिचुएशन आ गया। ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करने पे भी यही आया। देखो,
लेकिन इससे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा आपको, ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा। अब आप डायरेक्टली बता सकते हो कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये डायरेक्शन है 45 डिग्री एंगल पर, डायरेक्टली। तो ऐसे किए, ऐसे में आप बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आप तो बी की जो रफ्तार है उसको उल्टा करें और जिसको देख रहे हैं उसको दे दें। जैसे एक एक और नजरिए से इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं, हम इसको ए के फ्रेम से देखते हैं, ए फ्रेम। तो ए के फ्रेम में देखेंगे तो ए जो है बच्चों वो रेस्ट पे आ जाएगा, ए वाला जो पार्टिकल है आत्मा बनकर आप उस पर बैठ गए तो वो आपको रेस्ट पे आते हुए दिखाई देगा, है ना। और जो बी वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। अब आपको फॉर्मूला मत लगाओ, हम तो जानते हैं, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो फॉर्मूला लगा लो, लेकिन अगर आप अच्छे से समझते हैं चीजों को तो आप डायरेक्ट ही करो भाई। बी की खुद की वेलोसिटी तो रहेगी जो टू इस डायरेक्शन में थी, ए की जो वेलोसिटी है उसको उल्टा करके बी को दे दो, तो ए की जो वेलोसिटी है ये जो है बच्चों नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड ग्राउंड में, इसको उल्टा करो तो ऊपर की तरफ कर दो और 2 मीटर पर सेकंड किसको दे दो, बी को। तो अभी देखो ए के रेस्पेक्ट में बी ऐसे जाते हुए दिखाई देगी, फिर से कितने एंगल पे दिखाई दे रही है जाते हुए 45, और ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो कितनी आसानी से कर लिया, ये कैलकुलेशन करने की बार बार हमें जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम इजिली डायग्राम बना सकते हैं और बहुत आसानी से रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे तो क्या था ना कि एक डायरेक्शन में था ये, लेकिन सोचो अगर ये इंक्लाइन चल रहा होता तो इसके दो कंपोनेंट होते, तो हम नीचे वाली वेलोसिटी को ऊपर करके देते और ये लेफ्ट वाली वेलोसिटी को राइट करके देते, है ना। मतलब दोनों अगर दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो उनको दोनों एक्सिस में उल्टा करके किसको दे दो, जिसको आप देख रहे हो और जिस पर बैठ के देख रहे हो, है ना। जिस पे बैठ के देख रहे हो उसकी वेलोसिटीज को उल्टा करो और जिसको देख रहे हो उसको दे दो, तो आपको ये इक्वेशन लगाने की बार बार कोई जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, थोड़े से फास्टर कैलकुलेशन हो जाएगा, आपका समय बच जाएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड में आए तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो बोर्ड में आप लिखिएगा, है ना, और कंपटीशन में डायरेक्ट कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम किसी फ्रेम से किसी दूसरे फ्रेम में जाते हैं तो मोशन हमें चेंज होता हुआ दिखाई देता है, और उस जिस भी फ्रेम में हम बैठते हैं वो चीज रेस्ट पे आ जाती है। ये मैं आपको मोशन इन 1D में भी बता चुका हूँ, है ना। तो आई होप ये थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी होगी। अब हम क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। तो देखो बच्चों इसमें कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो और अच्छे से हमें अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो यहाँ पे ये बोला गया कि भाई ये जो पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और यहां से पार्टिकल ए से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 400 मीटर की दूरी पर, फिर वहां से अगर आप वर्टिकली नीचे आ जाओगे, नीचे हम आ जाएं, कितने नीचे आ जाएं, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 500 मीटर है, ऐसे नीचे आए, और 500 मीटर नीचे यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल है, जो पार्टिकल का नाम बी है, और ये पार्टिकल जो है ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, ये आपको बोला गया है इस तरीके से, है ना। तो आपसे ये पूछा गया, देखो ये ए और बी अगर आप इस सिचुएशन में देखो, ये दोनों साथ में चलना चालू करते हैं t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 टाइम, वो इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर ऐसे ऐसे चलेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो रही होगी, और फिर जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर चुके होंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही होगी, तो इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मिनिमम दूरी होगी, वो मिनिमम दूरी को ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं बच्चों, है ना। ये बात याद रखेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब कि मिनिमम दूरी निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है दो पार्टिकल्स के बीच का, है ना। तो यहाँ पे देखो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी, उसी को क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो क्लियर होगा, है ना। अब इसका सॉल्यूशन देखें कैसे करेंगे। अब बच्चों ये दोनों पार्टिकल मोशन में, वो भी 2 डायमेंशन में, अलग अलग एक्सिस में मोशन हो रहा है, तो वैसे भी दो पार्टिकल अगर मोशन होते हैं तो उनको ग्राउंड के फ्रेम में सोचना बड़ा मुश्किल होता है, तो आसान क्या है, रिलेटिव मोशन हम चीजों को कैसे आसान करता है कि आप किसी एक पे बैठ जाओ तो बाकी सिचुएशन आपको सही दिखाई देने लगेगी, फिर आपको सॉल्व करता हुआ समझ में आएगा, नजर आएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, बी के फ्रेम में चले जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को अगर ए के फ्रेम में भी जाके सॉल्व करेंगे
तो आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको बी के फ्रेम में सॉल्व करके बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। आप घर पे चाहें तो ए के फ्रेम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं दूसरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं इसी डायग्राम में बी के फ्रेम में जा रहा हूँ। आप लोग चाहें तो अलग से डायग्राम बना सकते हैं। तो हम चले गए बच्चों 20 फ्रेम में। जब आप बी के फ्रेम में चले गए, देखो जब आप ग्राउंड फ्रेम में थे तो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए जो था वो कितना था, -15 जे कैप, एंड वेलोसिटी वेक्टर बी जो था ग्राउंड फ्रेम में वो था -20 आई कैप, है ना। अब आप चाहो तो फॉर्मूला लगाओ, लेकिन मैं नहीं लगाने वाला फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो, जब आप बी के फ्रेम में चले गए हो तो बी तो कैसा हो गया बच्चों, रेस्ट पर। बी खुद हो गया रेस्ट पर। आप चाहें तो दूसरा डायग्राम बना सकते हैं। तो बी रेस्ट पे आ गया है। अब बी अगर रेस्ट पे आ गया है तो बी पर बैठकर जिसको देख रहे हो तो बी की रफ्तार को उल्टा करो और उसको दे दो। तो इसकी बी की रफ्तार लेफ्ट की तरफ 20 थी, तो हम राइट की तरफ 20 करते हैं और दे देते हैं। वैसे भी आप करोगे ना, जब वी ए माइनस वीबी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 20 वाला प्लस आ जाएगा। वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे, डायरेक्टली ग्राफिकली उसको बना रहे हैं। तो ये 20 आ गया। अब इन दोनों का जो नेट है, ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है ना बच्चों। बी के फ्रेम में ये वेलोसिटी है नेट, इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो नेट वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि ये 15 तो था ही और बी की रफ्तार उल्टा करके हमने यहाँ दे दी। तो देखो ये डायरेक्शन है। तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी जो ए वाला पार्टिकल है वो बी के रेस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है। देखो इस लाइन को पाथ फॉलो करता हुआ जा रहा है, इस लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा है, ये वो लाइन है। अच्छा ये आप देख सकते हो कि ये लाइन मैंने ऊपर से बनाई है, बी के नीचे से नहीं बनाई है, मतलब ये ऐसे नहीं गई, ये ऐसे गई है। अब ऐसा क्यों है वो भी आप चाहो तो निकाल सकते हो कि ये ऐसे ही क्यों जाएगी, ये ऊपर से कट करके जाएगी, ये ऐसे क्यों नहीं जाएगी या बी से क्यों नहीं टकराएगी। तो वो निकालने के लिए आप ये एंगल निकाल लो, और एंगल आप निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एंगल बच्चों थीटा है, तो ये एंगल थीटा निकाल सकते हो आप। tan थीटा लगाएं जरा, तो tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 15 मीटर पर सेकंड के बराबर है। वेलोसिटी वेक्टर से हम निकाल सकते हैं, अपॉन बेस जो है वो 20 है। तो ये जो एंगल आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 3/4। तो tan थीटा 3/4 का मतलब है थीटा जो है 37 डिग्री है। तो देखो ये एंगल 37 डिग्री है, थीटा निकल आया बच्चों 37 डिग्री। अगर थीटा निकल आया है 37 डिग्री, तो आप ये वाली दूरी निकाल सकते हो इस ट्राइंगल से। देखो ये ट्राइंगल भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, ये पूरा आपने ए माना, इसको बी माना, ये सी मान लो तो ए बी, और इसको डी मान लो तो ए डी सी। ये बच्चों आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर सी डी की वैल्यू निकालो इस राइट एंगल ट्राइंगल से, तो सी डी की वैल्यू अगर 500 से छोटी आई तो मतलब ये यहां से पास हो गई, 500 से बड़ी आई तो बी के इस साइड पास होगी, और 500 के बराबर आई तो फिर बी से टकरा जाएगा, है ना। यही तो बन सकता है। तो ये सी डी निकाल लो आप। तो इस ट्राइंगल में जब आप tan 37 लगाएंगे, tan 37, तो ये आ जाएगा बच्चों सी डी अपॉन ए डी। तो ए डी की वैल्यू जो है वो तो 400 है, उसमें तो कोई शक है नहीं। और ये जो है ये कितना हो गया बच्चों, tan 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/4। तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी 400 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 100 इंटू 3 300। देखो दिस इज लेस देन 500, तो ये जो सी डी की वैल्यू है 300 मीटर और टोटल 500 था। तो ये बचा हुआ डी से सी से बी तक की दूरी, ये बची हुई दूरी हो गई 200 मीटर। इसलिए मैंने कहा ये ऊपर से जा रहा है, क्योंकि जब आप निकालोगे तो ये वैल्यूज आएंगी। अब आप ध्यान से देखें बच्चों कि हमें तो, अब देखो बी के फ्रेम में बी तो रुका हुआ है, बी तो रेस्ट पर है, ये हमें पता चल रहा है, और ए इस लाइन में चल रहा है, ए इस लाइन में चल रहा है। तो देखो पहले बी के वो पास पास आता जा रहा है, फिर दूर चला जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, तो आपको ये पता होगा मैथ्स में कि किसी भी एक पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन जब निकलती है, तो इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब उस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे तो वो मिनिमम डिस्टेंस होती है बच्चों, मिनिमम। ऐसा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो आप अभी सुन लो आप, है ना। मिनिमम डिस्टेंस किसी भी लाइन से किसी पॉइंट का क्या होता है, जब उस पॉइंट से उस लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना बच्चों। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे।
हमें तो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। बी क्योंकि रेस्ट है तो बी एक पॉइंट जैसा हो गया, तो इस बी वाले पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो भाई? जो लाइन ऑफ वेलोसिटी की लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उस पर। तो ये जो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है स्ट्रेट लाइन में, ये जो है ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस x है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस सवाल के लिए हमने उसको क्या ले लिया भाई? अप्रोच इज इक्वल्स टू एक्स। तो उसको हमने x मान लिया। अब ये x निकालना है, और ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला है ये मान लो n है। तो सी बी एन, ये ट्राइंगल देखो, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें 200 मीटर जो है वो क्या है बच्चों? आपका हाइपोटेनिस है। और x निकालना है, तो अगर मैं ये एंगल निकाल लूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो ये एंगल कैसे निकालूंगा? ये 37 है, ये 90 है, तो ये एंगल हो गया बच्चों 53 डिग्री। और अगर ये 53 डिग्री है तो ये 53 डिग्री है, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो ये 53 के सामने वाला है साइड, हाई परपेंडिकुलर हो गया। तो आप एक काम करो, साइन 53 लगाओ इन ट्राइंगल सी बी एन। तो साइन 53 डिग्री अगर आप लगाएंगे तो परपेंडिकुलर विच इज x अपॉन हाइपोटेनिस विच इज 200। और साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? आपको पता है साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5 इक्वल्स टू x बाई 200, है ना। तो 200 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा 4/5 इंटू 200। 200 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 40। तो 40 इंटू 4 160 मीटर। तो हमारा बच्चों आंसर है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 160 मीटर। दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप घर पर एक बार इसको एक एक फ्रेम से ट्राई करना, तो भी यही आंसर आना चाहिए, है ना। तो देख लीजिए कैसे हमने सॉल्व किया है। तो देखो स्टूडेंट, और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। कि जैसे मान लो आपको ये बोला गया क्वेश्चन में, इस तरीके से लाइन है, एक पार्टिकल यहां पर है। इस पार्टिकल को लेट सपोज आप मान लो कि ये पार्टिकल बी है। तो ये पार्टिकल की रफ्तार, अब थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमने एक्स और वाई में ही वेलोसिटी ली थी दोनों पार्टिकल की, ए की भी और बी की भी। और यहाँ कहीं पार्टिकल जो है वो ए है। अच्छा, इनिशियली जो पार्टिकल के बीच की दूरी है वो 10 मीटर आपको ऐसा दिया गया है ना बच्चों। और ये कहा गया कि पार्टिकल जो है वो राइट की तरफ चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। और बी जो है बच्चों वो इंक्लाइन चला लो अब, है ना। अब हम एक्स या वाई में नहीं लेते, हम इंक्लिनेशन पे ले लेते हैं ताकि ऐसे सवाल भी हम सॉल्व कर पाए। तो ये आप ले लो 5√2 मीटर पर सेकेंड। और ये जो एंगल है ये आप ले लो 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमने बना लिया। और क्वेश्चन अभी भी वही है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको भी जल्दी से हम लोग ट्राई करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको पूरी सिचुएशन ग्राउंड फ्रेम में है, तो पहले तो आप ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटीज निकाल लो, है ना। पहला काम तो ये होता है। तो ये जो वेलोसिटी है बी का, उसका नीचे का जो कंपोनेंट है 5√2 cos 45, तो ये बच्चों 5 आ जाएगा। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है 5√2 sin 45, तो वो भी 5 आ जाएगा। ये आपको पता है। तो जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको VA भी पता है कि 5 आई कैप है, और VB वेक्टर भी पता है कि -5 आई कैप है और -5 जे कैप है ना। दोनों नीचे नीचे की तरफ है और ये लेफ्ट की तरफ है, तो दोनों माइनस साइन आ जाएगा, है ना बच्चों। तो थोड़ा जल्दी जल्दी अब परफॉर्म करते हैं। अब आप किसी के फ्रेम में चले जाएं बच्चों। तो आप किसी के फ्रेम में चले जाएंगे तो आपको सोचना आसान होगा, फिर उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो जैसे मान लो आप ए के फ्रेम में चले जाओ, ए के फ्रेम में, ए को हम रेस्ट पे ले लेंगे, है ना। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बी के फ्रेम में भी कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। मैं तो ए के फ्रेम में कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे ये पार्टिकल बी है और ये वाला पार्टिकल जो है बच्चों ए है। तो ए के फ्रेम में गए तो ए तो खुद रेस्ट पे आ गया। अब मैं वी बी ए निकालना पड़ेगा, वी बी ए। तो वो आप लोग निकाल लेना, आप फॉर्मूला जानते हो, मैं तो डायरेक्ट बना रहा हूं भाई, है ना। तो मुझे पता है कि इसकी जो वेलोसिटी थी बी की, वो खुद की तो ऐसी थी, इधर 5 इधर 5। अब ए की वेलोसिटी देखो राइट साइड 5 थी, तो उसको उल्टा करो और बी को दे दो। तो उल्टा करने पे 5 लेफ्ट की तरफ आएगा और लेफ्ट की तरफ उसके पास 5 पहले से थी, तो 5 और 5 ऐड होके 10 हो जाएगा। और नीचे की तरफ इस ए के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसलिए नीचे वाली कोई भी एडिशन नहीं होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, वी बी माइनस वी ए, तो आप देखोगे -10 आई कैप आएगा, मतलब पीछे की तरफ, और -5 जी कैप आएगा। अब जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें। डायरेक्टली निकाल लेता हूं मैं तो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये एंगल आप थीटा अब निकाल सकते हो बच्चों, और थीटा निकालोगे, ए तो रेस्ट पर है, तो ये लाइन ऑफ मोशन है किसका, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब इसका जो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो आपको ये पॉइंट रेस्ट पर है, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट बच्चों मान लो सी हो गया। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, जिसको हम एक्स बोल रहे हैं। तो अब इस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले तो हम टेन थीटा निकाल लेते हैं, यहाँ से वहां से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, जो दैट इज 10 अपॉन बेस 5, तो 10/5। तो टेन थीटा आ गया बच्चों 2। चलो अभी टेन थीटा इतना ही लिखे रहने दो, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 है, लेकिन tan थीटा को 2 ही लिखा रहने दो, क्योंकि अभी हमें निकालना पड़ेगा, है ना। उसके बाद देखो, आपको ये टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की पता है 10 मीटर, और ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनिस हो गया। x निकालना परपेंडिकुलर हो गया, तो जरा आप साइन थीटा लगाओ एबीसी ट्राइंगल में। तो साइन थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेनिस दैट इज 10। यानी अगर आप यहां से देखें तो x की वैल्यू जो है बच्चों, वो हो जाएगा 10 साइन थीटा। बस साइन थीटा तो पता नहीं, हमें तो क्या पता है भाई, टेन थीटा। तो अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो आप दूसरा निकाल सकते हो, ऐसा मैं कई बार बोल चुका हूं बच्चों। तो आप ऐसे ट्राइंगल बना लिया करो जब भी ऐसी स्थिति आए, इसको थीटा एंगल मान लिया करो। ये 2/1 है एक्चुअली में, तो परपेंडिकुलर 2 है, बेस 1 है, तो ये जो हाइपोटेनिस होगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1, तो ये होगा √5। अब आपको ये ट्राइंगल मिल गया, तो इस ट्राइंगल से आप साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हो बड़े आसानी से। तो साइन थीटा की वैल्यू लिख दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है बच्चों परपेंडिकुलर, डेट इज 2 अपॉन √5, है ना बच्चों। तो ये आपका 2 इंटू 5 होगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो √5 बचेगा, तो ये बचेगा 4 √5 मीटर्स। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इज अवर आंसर। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के सवाल कैसे आते हैं। अब इसमें टफ सवाल क्या हो सकता है बच्चों कि ये जो ए है इसको भी इंक्लाइन भगा दे किसी एंगल पे, 37 डिग्री, आपको 20 मीटर पर सेकंड दे दे, तो फिर इसके भी कंपोनेंट करना। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होगी, वेलोसिटी वेक्टर वैसे ही निकालना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है, परपेंडिकुलर डालना है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। लेकिन करना यही है, प्रोसेस तो यही है भाई, है ना। तो प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है। अब इस टाइप के जितने भी सवाल आए आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे सॉल्व करने होते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के सवाल। देखिए बच्चों, इसमें कभी कभी कोलिजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि दो पार्टिकल कब एक दूसरे को हिट करेंगे। अभी तक आपने हिट नहीं किया, अभी मिनिमम दूरी निकाली, लेकिन हिटिंग करने वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया जाए आपको, एक पार्टिकल ए है, ए की रफ्तार जो है बच्चों ए है, और नीचे की तरफ आपको बोला कि ये पार्टिकल बी है। पार्टिकल बी की जो स्पीड है वो राइट की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा उन्होंने दिया है, हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ है। और जो ए की वेलोसिटी है और इन दोनों के बीच की जो इनिशियल डिस्टेंस है वो आपको क्वेश्चन में बच्चों दी गई है, कितनी, 10 मीटर। अब ये बोल रहा है कि ए की जो वेलोसिटी है वो फिक्स है, वो आपको 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकना है, मतलब ए को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकना है, लेकिन किसी भी एंगल पे फेंक सकते हो आप, इस वर्टिकल लाइन से किसी भी एंगल पे फेंक सकते हो। मान लो किसी एंगल थीटा पे फेंका, तो ये थीटा एंगल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप देखो बच्चों, इसको अलग अलग एंगल पे फेंकोगे ना, जैसे इसको यहाँ फेंका
तो ये हो सकता है बी आगे निकल जाए और ए भी यहां से क्रॉस कर जाए, तो दोनों में टक्कर ना हो। फिर इसको थोड़ा और एंगल बढ़ाया तो ये ए आगे से निकल गया, बी पीछे रह गया, तो भी टक्कर ना हो। लेकिन एक एंगल जरूर ऐसा होगा जिसपे आप फेंकोगे तो बी से टक्कर होगी, मतलब ए हिट्स द बी। तो आपको वही एंगल बताना है, एक ऐसा जो पॉसिबल एंगल है थीटा जिसपे इन दोनों की टक्कर हो सकती है, वो एंगल आपको निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालना है। तो सवाल ये पूछा गया इसमें कि फाइंड थीटा सो दैट ए हिट्स द बॉल बी। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका, रिलेटिव मोशन हमारे पास है, किसी भी एक चीज पे बैठ जाओ। ऐसे दोनों के मोशन है तो उसमें सोचना थोड़ा सा कठिन काम है, तो आप एक काम करो, किसी भी एक चीज पे बैठ जाओ। मान लो आप बी के फ्रेम में चले जाए, किसी भी फ्रेम में जा सकते हो बच्चों, है ना। तो अपन मान के चलते हैं कि हम बी के फ्रेम में बैठ गए, तो बी के फ्रेम में बी में आत्मा बनकर बस जाओ। जब बी में आत्मा बनकर बस जाओगे आप लोग, तो बी खुद कैसा आपको दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा। और उस समय पर ये 10 मीटर की दूरी है और आपको ए की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी, तो हमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना पड़ेगा। लेकिन हम पहले यहाँ पे इसके कंपोनेंट कर लेते हैं ग्राउंड फ्रेम में। तो ए का नीचे का जो कंपोनेंट होगा बच्चों वो 10 मीटर पर सेकंड होगा, मतलब 10 कॉस थीटा होगा। और जो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट होगा वो 10 साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे हम वो कंपोनेंट बना लेते हैं भाई। देखो ये 10 साइन थीटा, तो ए की रफ्तार में तो चेंज नहीं आएगा क्योंकि ए को तो देख रहा हो, तो ए की वेलोसिटीज तो है ही, मतलब चेंज आएगा। लेकिन जो उसकी ग्राउंड फ्रेम में थी वो तो थी, और बी की और ऐड होगी, और नीचे की तरफ 10 कॉस थीटा है। अब बी की रफ्तार बच्चों राइट की तरफ थी, तो जिस पे बैठ जाते हैं उसकी रफ्तार को उल्टा करके किसको दे देते हैं, जिसको देख रहे हैं। तो बी पे बैठ के ए को देख रहे हैं, तो बी की रफ्तार राइट की तरफ थी, तो इसको लेफ्ट की तरफ करो और किसको दे दो बच्चों, ए को दे दो। तो ये लेफ्ट की तरफ हमने करके ए को दे दी। बाकी आप अगर ग्राउंड फ्रेम में लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए लिख सकते हो 10 साइन थीटा आई कैप और प्लस 10 कॉस थीटा जे कैप, और इसको लिख सकते हो 5 आई कैप। तो आप वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी निकालना, तो यही आएगा 10 साइन थीटा माइनस 5 आई कैप आ जाएगा ब्रैकेट में, है ना। तो ये इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप खुद सोचो, अगर बी रुक गया है तो बी से टकराएगा कब ए। अगर सोचो अगर ये 5 जो है वो 10 साइन थीटा ज्यादा हुआ तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, तो इसका कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट होंगे तो नेट वेलोसिटी ऐसी आएगी, तो इस लाइन में, तो क्या ये टकरा पाएगा, नहीं टकरा पाएगा। अगर 10 साइन थीटा 5 से ज्यादा हो गया तो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट आएगा, इनका रिजल्टेंट तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो भी नहीं टकरा पाएगा। टकराने के लिए उसको वर्टिकल डाउनवर्ड ही आना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड ही तो बी रुका हुआ है, बी तो चल नहीं रहा बी के फ्रेम में। तो उसको जरूरी है कि जो नेट वेलोसिटी हो वो वर्टिकल में हो, नीचे की तरफ हो, तभी जाकर वो बी से कोलाइड करेगा। तो फॉर कोलिजन the net velocity of a must be in the direction of y। तो x में कोई वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, यानी कि x के जो कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए। देखो डायरेक्शन अपोजिट है, तो 5 मस्ट बी कैंसिलिंग आउट 10 sin थीटा, तभी वो वर्टिकल नीचे आएगा, जिस डायरेक्शन में आएगा जहां पर b रखा हुआ है, और b को फिर वो हिट करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर कोलिजन, यहाँ पे बच्चों कंडीशन हमारी बन गई, फॉर कोलिजन of A and B velocity of A with respect to B must be in vertical direction, ये कंडीशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 होना चाहिए, मतलब 5 मस्ट बी इक्वल टू 10 sin थीटा। तो यहां से बच्चों sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/10 मतलब 1/2, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। यानी कि जब आप इसको 30 डिग्री एंगल पे फेंकोगे ग्राउंड फ्रेम से, तब जाके ए और बी में टक्कर होगी। तो इस तरीके से आप कोलिजन के सवाल भी कर सकते हो और एंगल भी निकाल सकते हो। तो आई होप बच्चों आपको ये सेक्शन क्लियर होगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। तो बच्चों ये अब जो हम सेक्शन चालू कर रहे हैं उसको बोलते हैं फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग। अब ये जो फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग वाला सेक्शन है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका झंडा है वो कैसे लहराएगा, झंडे का लहराना, है ना बच्चों, उसको बोलते हैं फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग।
तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशन देता हूँ कि जैसे मान लो कि ग्राउंड है और ग्राउंड में ऐसे पोल लगा हुआ है और पोल पर इस तरीके से एक फ्लैग लगाया हुआ है बच्चों, है ना, ये फ्लैग। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी कोई हवा नहीं चल रही है, देखो फ्लैग लहराएगा कब? अभी मैं बोल रहा हूं कि इस केस में नो विंड, कोई विंड नहीं चल रही है यहाँ पर, तो आपको पता है ये फ्लैग नहीं लहराएगा, ये फ्लैग ऐसे नीचे आ जाएगा, क्योंकि बिना हवा के कैसे फ्लैग लहराएगा, है ना, ये बात तो आपको समझ में आती है। तो अगर कोई विंड नहीं है, नो विंड है, तो फ्लैग नॉट फ्लटर, हम बोल सकते हैं फ्लैग नॉट फ्लटर, तो फ्लैग नहीं लहराएगा आपका, फ्लटर नहीं करेगा, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर यहीं पे ये ग्राउंड होता और यहाँ पे ऐसे विंड चल रही होती बच्चों, इस डायरेक्शन में लेफ्ट की साइड, मान लो ऐसे विंड चल रही होती, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड इन ग्राउंड फ्रेम, तो आपको पता है फिर कि आपका जो बच्चों फ्लैग है वो ऐसे फ्लटर करता बढ़िया तरीके से, है ना, वो बढ़िया ऐसे लहराता, तो फ्लैग फ्लटर करता, फ्लैग फ्लटर्स, यानी कि विंड का होना तो जरूरी है भाई। अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं जिसमें विंड नहीं होगी फिर भी फ्लैग फ्लटर करेगा, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। और ये आपने बचपन में खूब, मतलब बचपन से आप देखते आ रहे हो, ये बहुत आसानी से आप फील कर सकते हो। मान लीजिए कि अभी कोई विंड नहीं चल रही है, नो विंड इज देयर, कोई विंड नहीं है एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पर एक बाइक है बच्चों, आपने बाइक ले ली या साइकिल ले ली, जो भी आप बोलो, उस बाइक पर या उस साइकिल पर आप बैठ गए हैं और आपने ऐसे पोल से एक फ्लैग को पकड़ा हुआ है, उसमें एक फ्लैग आपने लगाया हुआ है, और ये बाइक जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रही है। विंड नहीं है, वेलोसिटी ऑफ विंड जो है ग्राउंड फ्रेम में वो तो 0 है, और लेकिन आपकी बाइक दौड़ रही है, कितने से दौड़ रही है? 5 मीटर। तो आप देखोगे कि विंड नहीं भी होने की वजह से, अकेला आपकी बाइक होती है, बाइक चलने की वजह से ये जो फ्लैग है ये फ्लटर करना चालू कर देगा। अगर आपका बाइक इस तरफ चल रहा है राइट साइड 5 मीटर पर सेकंड से, तो विंड नहीं है, नो विंड, बट आपका फ्लैग फ्लटर कर रहा है, फ्लैग फ्लटर कर रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, या आप इस फ्लैग को लेकर भागो तो फ्लैग पीछे लहराने लगता है, या बाइक में ले लो या साइकिल में ले लो, किसी भी चीज में ले लो, किसी व्हीकल में इसको माउंट करो और व्हीकल को भगाओ, तो विंड भले ही ना हो वो फ्लैग फ्लटर करता है। क्यों? क्योंकि आप जब बाइक के रेस्पेक्ट में देखेंगे, देखो बच्चों, फ्लैग का फ्लटर करना इस बात पे डिपेंड करता है कि विंड की स्पीड व्हीकल के रेस्पेक्ट में किधर है, जिस व्हीकल में फ्लैग को माउंट किया गया है। अब ये फ्लैग क्यों पीछे की तरफ फ्लटर कर रहा है, उसका कारण क्या है कि एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ विंड ग्राउंड के फ्रेम में तो 0 है, बट लेकिन अगर आप वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बाइक निकालें तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक। और अगर आप वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बाइक अगर निकालेंगे तो ये तो 0 था, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 0 है, बट बाइक के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, तो ये आ रही है -5 मीटर पर सेकंड। -5 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है कि जब आप इस बाइक को चला रहे हो, बाइक पे बैठ गए हो, तो बाइक के रेस्पेक्ट पे जिसपे ये फ्लैग लगा हुआ है, बाइक के रेस्पेक्ट में जो विंड विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, वो पीछे की तरफ है 5 मीटर पर सेकंड। तो इस फ्लैग को ऐसा लगेगा क्योंकि ये इस पे माउंटेड है, तो वो अपने आप को रेस्ट मानेगा और ऐसा लगेगा उसको कि विंड चल रही है ऐसे, तो फ्लैग पीछे की तरफ फ्लटर करना चालू कर देता है। या फिर आप बाइक चलाते हो तो आपको हवा लगती है, विंड नहीं चल रही होती है, लेकिन अगर आप बिना हेलमेट के जाए तो आपको वो हवा महसूस होती है, वो आपसे हवा ऐसा लगता है टकरा रहा है और पीछे की तरफ है, आपके कपड़े जो है वो पीछे की तरफ उड़ते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो कभी। वो इसलिए होता है क्योंकि बाइक के रेस्पेक्ट में हवा चलने लगती है पीछे, तो इसका मतलब उस डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करने लगेगा। तो अगर आपको किसी भी सिचुएशन में फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा ये पूछा जाए, तो आपको वेलोसिटी ऑफ विंड ग्राउंड फ्रेम में देखनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हीकल देखना चाहिए जिसपे आपका बच्चों फ्लैग माउंटेड है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हीकल या बाइक या कुछ भी हो, व्हीकल हो कोई, जिसपे भी ये माउंटेड है, उसके रेस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन में आपका फ्लैग फ्लटर करेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो हम यहाँ पे इसको नोट करके लिख सकते हैं बच्चों, तो नोट करके लिख लो आप लोग इसको, यही कॉन्सेप्ट है फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग का और कुछ नहीं, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं फिर।
तो हम लिख देंगे कि फ्लैग ऑलवेज फ्लटर, flag always flutters in the direction of velocity of wind with respect to vehicle on which फ्लैग इज माउंटेड। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी व्हीकल में फ्लैग माउंटेड होता है, उसके रेस्पेक्ट में विंड की जो डायरेक्शन होगी, हवा की जो डायरेक्शन होगी विद रेस्पेक्ट टू विंड, वो डायरेक्शन आप निकाल लो तो उसी डायरेक्शन में आपका फ्लैग फ्लटर करेगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग का। अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझाता हूं कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें भी। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि भाई आपका बच्चों इस तरीके से एक रिवर है, रिवर के ऊपर एक बोट है ना। तो बोट है, मैं डायरेक्ट बताता हूं। तो आपको बोला गया कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, रिवर के ऊपर जो बोट है, वो जो वेलोसिटी ऑफ बोट है उसकी वेलोसिटी बच्चों 10 किलोमीटर पर आवर है इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो जो बोट है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चल रही है और उसकी जो रफ्तार है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। फिर आपसे बोला गया कि विंड भी चल रही है, रिवर के ऊपर विंड की भी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो आपको बोला गया कि 22 किलोमीटर पर आवर है इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ विंड चल रही है। जो भी रिवर पर, यहाँ पे रिवर होगा उसमें ऐसी बच्चों एक बोट चल रही है। तो बोट की एक डायरेक्शन है और विंड फ्लो होने की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, इस तरीके से। और इस बोट पर एक बच्चों इस तरीके से फ्लैग लगा हुआ है। बोट पर कई बार फ्लैग लगा होता ना, तो बोट पर इस तरीके से एक फ्लैग है, फ्लैग माउंटेड है बोट पर, है ना। तो आपको बताना है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग, और फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम। फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग, तो फ्लैग किस डायरेक्शन में लहर रहा है वो डायरेक्शन आपको बतानी है। तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि फ्लैग उस डायरेक्शन में लहराता है, फ्लटर करता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ विंड होती है विद रिस्पेक्ट टू व्हीकल। यहाँ पे व्हीकल कौन है जिसपे फ्लैग रखा हुआ है बच्चों? तो वो है बोट। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट निकालना पड़ेगा, वही डायरेक्शन है आपका फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग का। तो अभी हमने देखा कॉन्सेप्ट कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लटर है, डायरेक्शन ऑफ फ्लटर लहराने की जो डायरेक्शन है इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट। यहाँ पे व्हीकल की जगह कौन है बच्चों? बोट है। व्हीकल की जगह कौन है? बोट। उस पे आपका फ्लैग जो है माउंटेड है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट निकाल लो, उसी डायरेक्शन में आपका फ्लैग फ्लटर कर रहा है। ये हमें समझ में आता है, ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा। तो हम यहाँ पे पहले डायरेक्शंस बना लेते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट को हम लिखेंगे बच्चों वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। या फिर आप ऐसा बोलो कि वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट का जो रिजल्टेंट होगा वो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट है और वो डायरेक्शन होगी आपकी। तो हम पहले यहाँ पे दोनों डायरेक्शन बना लेते हैं बच्चों। देखो, तो ये आपका देखो, पहले तो वेलोसिटी ऑफ बोट की डायरेक्शन बना लो। तो नॉर्थ डायरेक्शन में ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है बच्चों, बोट। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ बोट है 10 किलोमीटर पर आवर। और फिर आपकी वेलोसिटी ऑफ जो विंड है वो कहाँ चल रही है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ विंड तो वो आपकी चल रही है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ 45 एंगल पर। ये इस डायरेक्शन में आपका विंड चल रहा है, विंड ये 45 डिग्री के एंगल पर। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विच इज 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायरेक्शन हो गया आपका, है ना। लेकिन हमें जो रिजल्टेंट चाहिए वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, तो वो किसका कॉम्बिनेशन है? वेलोसिटी ऑफ विंड का,
तो वेलोसिटी ऑफ विंड की डायरेक्शन तो यही है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, लेकिन बोट की वेलोसिटी को आपको माइनस करना पड़ेगा भाई, तो आपको नेगेटिव डायरेक्शन चाहिए बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन चाहिए, तो हम वो बना लेते हैं। देखो, तो ये जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ये वाली, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट की डायरेक्शन, दिस इज द माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट डायरेक्शन, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अभी भी 10 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल दी ना, माइनस वी हो गया वो, बट मैग्नीट्यूड तो अभी भी 10 ही है। अब आपको इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है बच्चों, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है, ऐड करना है, तो वो आपको VBR देगा और वो VWB देगा। VWB मिल जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग भी मिल जाएगा। तो इन दोनों को रिजल्टेंट बनाए हम। तो सबसे पहले इसके आप कंपोनेंट कर लो बच्चों, कंपोनेंट कर लो। देखो, कंपोनेंट करोगे आप अगर बोट के वेलोसिटी का, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ऊपर की तरफ, ये आएगा, अच्छा 20√2 है तो 20√2 cos 45, तो 20 ही बचेगा बच्चों। वैसे ये वाला कंपोनेंट आएगा एक, तो ये 20√2 sin 45, तो ये भी 20 बचेगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम है वो आपका बच गया। देखो 20 ऊपर, नीचे 10, तो 10 ऊपर रहेगा नॉर्थ की डायरेक्शन में, 20 माइनस 10 हो जाएगा ना बच्चों, तो ऊपर की तरफ 10 रहेगा, और इस वाली डायरेक्शन में आपका 20 हो गया, ये वेस्ट वाली डायरेक्शन है 20। तो इनका जो रिजल्टेंट है वही आपका वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट की डायरेक्शन है। तो अगर आप ये एंगल निकाल लें बच्चों थीटा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे, तो यहां से हम tan थीटा लिख लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 2 है बच्चों, 20 है, अपॉन बेस 10 है, तो ये आ जाएगा 2। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 2, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2। तो देखो थीटा की वैल्यू आपने निकाल दी tan इनवर्स 2, और ये थीटा कहाँ है, नॉर्थ से साउथ वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलेंगे। यानी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग है, डायरेक्शन ऑफ फ्लटर, जो डायरेक्शन ऑफ लहराना है, इज tan इनवर्स 2 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो ये बच्चों आपका आंसर, ये आंसर देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये होगा, तो आपको उसको टिक करना होगा, और इस तरीके से फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग। तो हमेशा याद रखना, फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको भाई जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो विथ रिस्पेक्ट टू व्हीकल निकालना है, और वही आपकी डायरेक्शन होगी किसकी बच्चों, जो फ्लैग के फ्लटरिंग लहराने का डायरेक्शन होगा। तो आई होप आपको ये सेक्शन भी क्लियर हुआ, छोटा सा सेक्शन था बट क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया, और बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इसको हमेशा याद रखेंगे।